जी हाँ, सरकारी टेस्ट में फेल हो गए हैं बाबा रामदेव के 6 प्रोडक्ट्स। रामदेव के पतंजलि योगपीठ का ये बेसन जो आप देख रहे हैं, ये बेसन भी फेल हो गया है। इतना ही नहीं, बेसन की हम बात नहीं कर रहे हैं, और भी जो उत्पाद वो बनाते हैं जैसे कि कच्ची घानी सरसों के इस तेल पर भी रिपोर्ट पे सवाल उठाए गए हैं। ये है कच्ची घानी का सरसों का तेल और इस पर भी सवाल उठाए गए हैं। और कमोबेश यही हाल है इस पाइनएप्पल जैम का भी। ये पाइनएप्पल का जैम जो कि फेल हो गया है, वो टेस्ट जो उत्तराखंड खाद्य विभाग ने किया है। इतना ही नहीं, नमक, काली मिर्च, लीची का शहद, ये तमाम वो उत्पाद हैं जिनके सैंपल्स फेल हो गए हैं। आइए आपको दिखाते हैं हमारी ये खास रिपोर्ट। योग से आयुर्वेद और आयुर्वेद से किराना तक बेचने लगे हैं बाबा रामदेव। लेकिन खाद्य विभाग की रिपोर्ट ने बाबा रामदेव के इस कारोबार के लिए परेशानी खड़ी कर दी है। हरिद्वार के डीएम सचिन कुर्वे के मुताबिक 16 अगस्त को सैंपल लिए गए थे और रुद्रपुर लैब में टेस्ट के बाद 6 चीजें नेगेटिव पाई गईं। जो चीजें खाद्य विभाग के पैमानों पर खरी नहीं उतरी वो है नमक, काली मिर्च और बेसन। सैंपल की जांच के बाद पाइनएप्पल के जैम को भी फेल करार दिया गया। बाबा रामदेव के ये प्रोडक्ट्स काफ़ी मात्रा में बिकते हैं। हमारा देखते ही देखते काफ़ी तादाद में लोग आए और उन्होंने ये प्रोडक्ट्स खरीदे। इनमें से जो सबसे ज़्यादा बिकने वाला कड़वा तेल है, उसके साथ साथ ये बेसन है। आप देख सकते हैं मेरे हाथ में आधा किलो का बेसन है, 45 रुपये इसका दाम है। इसी तरीके से ये पाइनएप्पल जैम है जिसको कि हरिद्वार प्रशासन ने नेगेटिव पाया है, 70 रुपये इसका दाम है, आधा किलो का है। इस तरीके के जो प्रोडक्ट्स हैं वो खूब लोकप्रिय भी हैं और काफ़ी तादाद में बिक भी रहे हैं। इसके अलावा सैंपल पर सरसों का तेल और लीची का शहद भी खरा नहीं उतरा। बाबा रामदेव के जो उत्पाद हैं उसमें सबसे अहम इस सरसों के तेल में जो ब्रांडिंग है वो पतंजलि नाम से है। लिखा हुआ है कच्ची घानी प्योर मस्टर्ड ऑयल, असली सरसों की झांस, असली सरसों का स्वाद, 100% शुद्धता का भरोसा। ये इस पर लिखा हुआ है, 100% शुद्धता का भरोसा। और ये जयपुर से बनी हुई है। राजस्थान के जयपुर में इसका मैन्युफैक्चरिंग होती है, प्रोसेस्ड होता है और पैकिंग होती है। मस्टर्ड ऑयल के सापेक्ष में तो उन्होंने स्पष्ट रिपोर्ट में ये आया है कि ये बना कहीं और है करके, और उसके सापेक्ष जो यूज़ किया गया है यहाँ पे नाम, तो यहाँ का किया है, बना कहीं और पे है, ऐसा ही आया है। तो इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं कि भाई यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग का उनका कहीं टाइप तो नहीं है, ये सारी चीज़ें भी है, इसको भी हम देखेंगे। ऐसा कि कहा जा रहा है कि सरसों का तेल और लीची का जूस, उसके बारे में कि वो कहीं और बन रहा है और उसकी लेबलिंग कहीं और हो रही है। उसके संबंध में तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो हमारे देश में वर्तमान में कानून है, उन कानूनों के अनुसार हम लोग, कोई भी मैन्युफैक्चरर किसी प्रोडक्ट को कहीं बनाए तो उस मैन्युफैक्चरर का उस लेबल के ऊपर नाम होना चाहिए, और यदि कोई दूसरी एजेंसी उसे मार्केटिंग करे तो उसका भी नाम होना चाहिए, और पैक के ऊपर दोनों का नाम, एड्रेस और कॉन्टैक्ट डिटेल्स पूरी तरह होनी चाहिए। एज लॉन्ग एज ये दोनों कंडीशन होती हैं तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये ज़रूर हो सकता है कि कुछ लोग कहीं बनाते हों और वो उसे अपने नाम से प्रोड्यूस्ड बाय अगर कहें और फिर उसको क्लेम करें कि ये हमने ही प्रोड्यूस किया है, तो ज़रूर गलत होता है। ये सारे सैंपल बाबा रामदेव की कनखल आश्रम से लिए गए थे। प्रशासन ने इन प्रोडक्ट्स पर मिस ब्रांडिंग और मिसलीडिंग होने का आरोप लगाया है। जो रिपोर्ट आई है उसमें ये बात आई है कि जो प्रोडक्ट्स के सैंपल जो हमने कलेक्ट किए थे और रुद्रपुर के लैब में भेजे गए थे, तो उसको मिस ब्रांडिंग और मिसलीडिंग, ये 2 श्रेणियों में कैटेगराइज करके इन्होंने भेजी है रिपोर्ट, और सैंपल्स के सामने निगेटिव। मिस ब्रांडिंग का मतलब है कि किसी उत्पाद में वो सारे सामान नहीं हैं जिनके होने की बात कही गई है, जबकि मिसलीडिंग का मतलब है कि किसी उत्पाद के इस्तेमाल से होने वाले फायदे के बारे में गलत जानकारी देना। ये नियम जो है, इसमें यहाँ तक भी है कि अगर कोई प्रोडक्ट का अगर आप प्राइस लिख रहे हैं तो वो मिनिमम कितनी फॉन्ट साइज का होना चाहिए, यानी एमएम में उसकी ऊंचाई स्पेसिफाइड है। अगर इनमें से कोई भी वायलेशन होता है तो वो मिसलीडिंग या मिस ब्रांडिंग में आता है। एक और जो मिसलीडिंग का जो एक दायरा है वो ये है कि हम किसी प्रोडक्ट के बारे में कोई क्लेम नहीं कर सकते। फूड प्रोडक्ट के बारे में अगर हम ये लिखें सरसों का तेल है,
आप इसे खाइए तो स्वस्थ हो जाएंगे, ये इसमें कोई क्लेम नहीं किया जा सकता। एनी प्रोडक्ट विच इज सोल्ड एज फूड प्रोडक्ट, वो स्वास्थ्य से किस तरीके से डायरेक्टली लिंक है, ये जब तक कि उसका एविडेंस बेस, साइंटिफिक स्टडी का बेस ना हो, तब तक कोई मैन्युफैक्चरर उसका क्लेम नहीं कर सकता। अभी तक जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक बाबा रामदेव के उत्पादों पर गलत जानकारी का आरोप लगाया गया है। अब प्रशासन बाबा रामदेव को नोटिस भेजने की तैयारी कर रहा है। इसके बाद जो नियमानुसार कार्रवाई है कि हम उस फर्म को, पतंजलि योगपीठ जो है, उसको नोटिस इशू करेंगे और 30 दिन के अंदर वो अपना जवाब देंगे। यदि वो चाहते हैं कि इसका पुनः परीक्षण सेंटर लैब जो पुणे स्थित है वहाँ से किया जाए तो वहाँ पे भी सैंपल भेजे जाएंगे। वहीं पतंजलि योगपीठ ने सफाई देते हुए कहा है कि खाद्य सुरक्षा विभाग ने जो सवाल उठाए हैं वो सिर्फ तकनीकी हैं। पतंजलि योगपीठ के मुताबिक उनके उत्पादों की गुणवत्ता पर कोई सवाल नहीं खड़ा किया गया है। हमारे सारे उत्पाद गुणवत्ता के पैमाने पर बिल्कुल खरे हैं। खाद्य विभाग ने हमारे उत्पादों की गुणवत्ता के बारे में कोई सवाल नहीं खड़ा किया है। फिलहाल ये सभी आरोप हैं और इन आरोपों पर बाबा रामदेव और उनके ट्रस्ट की तरफ से जवाब दिया जाना बाकी है। अगर ये आरोप साबित होते हैं तो जुर्माना भी लग सकता है और मुकदमा भी चल सकता है। तो आपने ये रिपोर्ट देखी और ये वो कुछ प्रोडक्ट्स हैं, बेसन, सरसों का तेल, पाइनएप्पल जैम, ये कुछ वो प्रोडक्ट्स हैं जिन पर सवाल उठे हैं। इनके जो सैंपल्स हैं वो नेगेटिव पाए गए हैं। लेकिन इस पूरे मामले पर बाबा रामदेव के पतंजलि योगपीठ के प्रवक्ता एसके तिजारावाला ने भी हमसे बात की। क्या कुछ उन्होंने कहा, सुनिए। हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं बाबा रामदेव के पतंजलि योगपीठ के प्रवक्ता एसके तिजारावाला। एसके तिजारावाला जी, ये जो आपके जो प्रोडक्ट्स हैं, 60 प्रोडक्ट्स, इनमें जिस तरह की जो खामियां पाई गई हैं उसको लेकर आपको क्या कहना है? देखिए, इस बारे में बहुत ज्यादा भ्रम फैलाया हुआ है। पहली बात तो ये है कि डिपार्टमेंट्स ने अभी मीडिया को जो रिपोर्ट जारी की है उसके आधार पर हमारे उत्पादों की गुणवत्ता अथवा इंग्रेडिएंट्स की गुणवत्ता के सवाल के बारे में कोई भी प्रश्न चिन्ह नहीं उठाया गया है। ये पूरी तरह प्रामाणिक है, गुणवत्तापूर्ण है, यह सरकारी रिपोर्ट में कह दिया गया है। नंबर 2, इसमें सिर्फ एक तकनीकी आधार पर कुछ मिस ब्रांडिंग का हम पर आरोप लगाया गया है। वो तकनीकी है कि लेबलिंग एक्ट में कुछ नहीं लिखा या इधर कुछ नहीं लिखा। उनकी जांच, उनकी विभिन्न धाराएं का हम अध्ययन कर रहे हैं और हमारे जो लीगल काउंसिल हैं वो उस बारे में जैसे ही हमारे पास जब भी डिपार्टमेंट जवाब मांगेगा पूरी प्रामाणिकता से उसका जवाब दिया जाएगा। लेकिन पूरे देश के करोड़ों लोगों को मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि डिपार्टमेंट के स्वयं लिए गए सैंपलों में पूरी तरह से कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है। गुणवत्ता को लेकर गुणवत्तापूर्ण उत्पाद है, यह सबसे बड़ी बात है। मैं आपसे भी प्रार्थना करता हूं कि इस बारे में जो भ्रमात्मक स्थिति है उससे निकलिए। आप रिपोर्ट्स को खुद देख लीजिए, मीडिया में जो जारी की है, और हमारे पास तो ना अभी रिपोर्ट आई है ना अभी हमारे पास कोई नोटिस आया है। बाबा रामदेव की मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं। कभी इनकम टैक्स, कभी खाद्य सुरक्षा विभाग का नोटिस पहुंच जाता है, कभी और टैक्स मांगा जाता है, तो कभी प्रोडक्ट्स फेल हो जाते हैं। लेकिन सवाल यह है कि यह सिलसिला कब शुरू हुआ? ये है 13 अगस्त 2012 की तस्वीरें। इन तस्वीरों में दिखाई दी थी बाबा रामदेव की ताकत। दिल्ली की सड़कों पर बाबा रामदेव के समर्थकों का हुजूम उमड़ पड़ा था। दिल्ली में आकर बाबा रामदेव सरकार को सीधे ललकार रहे थे। अट्ठाईस अगस्त 2012 खबर आती है कि बाबा रामदेव के ट्रस्ट के हिसाब किताब में गड़बड़ियों के बाद ट्रस्ट का चैरिटेबल दर्जा खत्म किया जा सकता है। इसी के बाद बाबा रामदेव के सहयोगी सवाल उठा रहे हैं कि क्या ये सब सरकार के खिलाफ आवाज उठाने का नतीजा मिला है। कांग्रेस की बस चले तो जो भी कांग्रेस के विरोध करने वाले लोग हैं, इनकी गलत नीतियों का विरोध करने वाले लोग हैं, या तो उनको जेल में डलवा दे या फांसी पर लटकवा दे। बाबा रामदेव के समर्थकों का सीधा सवाल है कि बाबा रामदेव का पहला ट्रस्ट तो 1995 में ही बन गया था। अगले 15 साल में बाबा रामदेव के ट्रस्टों की कीमत 1000 करोड़ तक जा पहुंची। उस वक्त तक सरकार को कभी कुछ गलत नजर क्यों नहीं आया, बल्कि उस समय तक तो सरकार के मंत्री खुद बाबा रामदेव से मिलने आते रहे। अगर ये राजनीतिक से प्रेरित नहीं होता
तो पिछले 18 साल से सरकार क्या मौन धारण किए हुए थी? हिंदुस्तान का राष्ट्रपति, हिंदुस्तान के कांग्रेसी मुख्यमंत्री, हिंदुस्तान के कांग्रेसी कैबिनेट मिनिस्टर्स क्यों साष्टांग दंडवत करते थे स्वामी रामदेव के? क्यों वहां लाइन लगाए खड़े रहते थे? उनको अचानक नींद खुली और मालूम पड़ा कि स्वामी रामदेव भ्रष्ट हैं, उनके ट्रस्ट भ्रष्टाचार कर रहे हैं, उनके ट्रस्ट व्यापार कर रहे हैं। बाबा रामदेव के समर्थक जिस घटना का हवाला दे रहे हैं उनकी सबूत हैं ये तस्वीरें। जून 2011 दिल्ली एयरपोर्ट। बाबा रामदेव दिल्ली में अपना अनशन करने पहुंचे थे। उस वक्त उनसे मिलने मनमोहन सिंह सरकार के 4 कैबिनेट मंत्री पहुंचे थे, जिसमें शामिल थे कपिल सिब्बल, पवन बंसल और सुबोध कांत सहाय। लेकिन बाबा रामदेव अनशन से पीछे नहीं हटे। 4 जून से होने वाला जो अनशन और सत्याग्रह है वह दिल्ली के रामलीला मैदान से लेकर के देश के 624 जिलों में होगा। इसी के बाद 4 जून की रात सरकार ने शक्ति प्रदर्शन किया और रामदेव के समर्थकों को रामलीला मैदान से खदेड़ दिया। इस कदम के बाद मनमोहन सरकार की काफी फजीहत हुई थी। इस बार सरकार ने पिछली गलती नहीं दोहराई, लेकिन सामने आई नई खबरें जिनमें कहा गया है कि बाबा रामदेव के ट्रस्ट का चैरिटेबल दर्जा वापस लिया जा सकता है। आइए आपको बताते हैं कि रामदेव पर पिछले 15 महीनों में क्या क्या मुसीबत आई हैं। सर्विस टैक्स डिपार्टमेंट ने रामदेव के ट्रस्ट पतंजलि योगपीठ को 4,94,00,000 रुपए सर्विस टैक्स चुकाने का नोटिस भेजा था। आरोप ये था कि ट्रस्ट की ओर से योग शिविर की टिकटों की बिक्री में टैक्स की चोरी की गई। ट्रस्ट से देश विदेशों में लगने वाले योग शिविरों से होने वाली कमाई का ब्यौरा भी मांगा गया था। इससे पहले आयकर विभाग ने बाबा रामदेव के ट्रस्ट को 58 करोड़ रुपए बकाया टैक्स चुकाने के लिए नोटिस दिया था। आयुर्वेदिक दवाएं बेचने से हुई कमाई पर आयकर चुकाने के लिए रामदेव के ट्रस्टों को ये नोटिस जारी किया गया। खबरें ये भी थीं कि रामदेव के ट्रस्ट का चैरिटेबल का दर्जा खत्म किया जा सकता है, यानी अब कमाई पर टैक्स देना पड़ सकता है। प्रवर्तन निदेशालय ने रामदेव के दिव्य योग मंदिर ट्रस्ट पर 26 लाख रुपए की विदेशी मुद्रा के अवैध लेन देन के आरोप में कारण बताओ नोटिस जारी किया था। इसके अलावा पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड के खिलाफ 34 लाख रुपए के फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट यानी फेमा के उल्लंघन का नोटिस जारी किया गया। पतंजलि आयुर्वेद में रामदेव के निकट सहयोगी बालकृष्ण ट्रस्टी हैं। झारखंड मेगा फूड में करीब 4.5 करोड़ रुपए के फेमा उल्लंघन के मामले में भी बालकृष्ण के खिलाफ कारण बताओ नोटिस जारी किया जा चुका है। गौरतलब है कि बालकृष्ण ही रामदेव की 34 कंपनियों के कर्ता धर्ता माने जाते हैं। इन 34 कंपनियों का कुल कारोबार 265 करोड़ रुपए का बताया जाता है। रामदेव के सहयोगी बालकृष्ण के खिलाफ फर्जी दस्तावेजों के आधार पर पासपोर्ट हासिल करने का मामला भी चल रहा है, जिसके चलते बालकृष्ण जेल में रह चुके हैं। बाबा रामदेव के सहयोगी आरोप लगाते रहे हैं कि सरकार ये सब साजिश के तहत कर रही है, जबकि सरकार की तरफ से इस पर कोई टिप्पणी नहीं की गई।